उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, महंगाई भत्ते पर लगाई रोक। केंद्र पहले ही कर चुका है ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कटौती पर भड़की कांग्रेस। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह बोले, मुश्किल समय में भी नहीं लेना चाहिए ऐसा फैसला। देश में कोविड-19 के अब तक 24,541 केस, 24 घंटे में 1,408 संक्रमित बढ़े। 484 की अस्पताल से हुई छुट्टी। कुल 22% मरीज ठीक हुए। कर्नाटक में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15 नए केस मिले। राज्य में पीड़ितों का आंकड़ा 500 के करीब पहुंचा। नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के गोरीपोरा गांव में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के चलते सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। बता दें कि आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में पुख्ता जानकारी पर सेना और अवंतीपोरा पुलिस समेत संयुक्त बलों की ओर से एक कार्डन को सर्च ऑपरेशन क्षेत्र में शुरू किया गया। इस कड़ी में उन्होंने ये भी कहा कि तलाशी के दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने सेना पर गोलीबारी की और जिसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। बता दें कि पिछले 24 घंटे में दक्षिण कश्मीर में ये लगातार दूसरी मुठभेड़ थी। वहीं सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 15 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें डॉक्टर और अस्पताल के दूसरे कर्मचारी भी शामिल हैं। इससे पहले भी इसी अस्पताल के 14 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और इसी के साथ इस अस्पताल के कुल 29 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इसकी पुष्टि की है और दिल्ली के जहांगीरपुरी में स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि संक्रमित कुछ चिकित्सकों और दूसरे स्टाफ को एलएनजेपी अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और कुछ निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, जबकि वैसे लोग जिनके संक्रमण का स्तर सामान्य है उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि इस साल सभी धर्मगुरुओं ने मुस्लिम भाइयों से घर पर ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की है। ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी कोई कार्यक्रम आयोजित ना हो, सामूहिक कार्यक्रम ना हो, क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक समारोह की अनुमति न दी जाए और उसके बाद परिस्थितियों पर विचार करते हुए कोई निर्णय लिया जाएगा। केंद्र सरकार को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जो आज के दिन कोविड के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो सामने आएंगे आने वाले दिनों में, वो है शिक्षा का मुद्दा और स्वास्थ्य का मुद्दा। और मुझे एक गाना याद आता है, हिंदी फिल्म का गाना है कि चल छोड़ बातें, कि वो है पुराना एक गाना है कि छोड़ो कल की बातें, तनिक छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में नई उमंगे, अब तो अब है नई जवानी, नई कहानी हम हिंदुस्तानी, ये कहते हैं ना। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आगे करूंगा कि जो कल की बातें हैं, एनआरसी की बात हो, एनआरसी की बात हो, बाकी ऐसी बातें हो, छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी। अब नया दौर है, कोविड-19 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है और एक नया हिंदुस्तान बनाना है हमने, और उन बातों पे गौर करें जहां हम एक नई उमंग के साथ मिलजुल कर, विपक्ष और सत्ता पक्ष और बाकी सब लोग मिलजुल कर।
कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार से टेस्टिंग में पारदर्शिता बरतने के लिए कहा है। उन्होंने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग को लेकर काफी लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में पारदर्शिता बड़े काम की चीज है। सर्व समाज और सरकार मिलकर ही इस महामारी को शिकस्त दे सकते हैं। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा है कि पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है कि ढंग से और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग ही कोरोना की रोकथाम की कुंजी है। प्रदेश सरकार ने 2 दिनों से जांचों की संख्या बताना बंद कर दिया है और टेस्टिंग को लेकर पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि जनता को जानकारी मिले और इस महामारी के खिलाफ समाज और प्रशासन एकजुट होकर लड़ पाए। आंकड़ों और सच्चाई को छिपाने से समस्या घातक हो जाएगी। यूपी सरकार को ये जल्द से जल्द समझना होगा। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। जिस तरीके से यूपी सरकार ने आंकड़ों को जारी नहीं किया, उसको लेकर के ये तंज कसा गया है कि यूपी में पारदर्शिता अब नहीं है और इसी को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं सभी लोग। और ये सुझाव यही है प्रियंका गांधी की तरफ से यूपी की सरकार को कि पारदर्शिता बरती जाए और यही एक कुंजी है ताकि कोरोना से बचा जा सके। सेंट्रल रेलवे 25,000 पीपीई किट बनाने जा रही है। वहीं रेलवे के मुताबिक पीपीई किट के इस्तेमाल से फ्रंटलाइन रेलवे कर्मचारियों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचाने में मदद मिलेगी। और बता दें कि मध्य रेलवे ने अपने 482 कोचों को आइसोलेशन और क्वारंटीन वार्ड में तब्दील करने का लक्ष्य भी पूरा कर लिया है। और जानकारी के मुताबिक पीपीई किट की कीमत सिर्फ 422 रुपये होगी। पंजाब के फरीदकोट में इमिग्रेशन दफ्तर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की घटना को देखते हुए स्थानीय लोगों ने आग की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग के कारण दफ्तर में मौजूद सारा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। स्टेशन की दुकान है जिथे कि अग लगी है। ये अग वैसे कंट्रोल च है ते अग वैसे देख रहे हैं कि किस तरह सूचना मिली? ये सानू फोन आया सी कि कोई अग धुआं उठ रहा है। जब इमीडिएटली पहुंचा फायर ब्रिगेड बुलाया गया। जब शटर चक के खोल के देखा गया तो अंदर काफ़ी ज़्यादा अग फैली हुई सी दुकान के। लॉकडाउन के चलते पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्यकर्मी दिन रात एक देश में सेवा करने में लगे हुए हैं। वहीं कुछ लोग जहां इन योद्धाओं पर हमले कर रहे हैं, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो इन योद्धाओं का सहयोग कर रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामला हरियाणा के पलवल में देखने को मिला है, जहां पर जवाहर नगर की गौल मार्केट में लोगों ने पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाकर सम्मान किया और जिसको लेकर के डीएसपी सुनील कादियान की प्रतिक्रिया भी सामने आई। आज ये व्यापार मंडल के यहाँ अपने गोल मार्केट के प्रधान आंसू और पब्लिक इन्होंने पुलिस प्रशासन का स्वागत किया है। जो इनके सहयोग से लॉकडाउन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह चल रहा है। सर, लॉकडाउन के दौरान पुलिस की छवि पहले से कुछ अलग उभर के आई है, तो क्या पुलिस विभाग के आपके अधिकारियों कर्मचारियों को संदेश देना चाहेंगे? इसमें तो पब्लिक का सहयोग है, उसी के कारण छवि उभर के अलग से आई है। जो लोग लॉकडाउन को कहना नहीं मानते उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है और जो जिम्मेवार आदमी है वो पुलिस का सहयोग करते हैं। तो क्या कहा जा सकता है पलवल में कितने प्रतिशत लॉकडाउन जो है सफल रहा? ये तो 90% सफल है जी। तो जो अगर लॉकडाउन का कहना नहीं मानते उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वाहनों का चलान करते हैं, 188 के मुकदमे दर्ज करते हैं। अब जो ड्रोन का शुरू किया गया पुलिस विभाग द्वारा, उसके तहत क्या कार्रवाई की जाएगी? ड्रोन में ये है जो भीड़ भाड़ का इलाका है गलियों में, उनसे ड्रोन से पता लग जाएगा और उनके खिलाफ फिर एक्शन अलग से लिया जाएगा। जो कहना नहीं। लॉकडाउन के चलते कई राज्यों में प्रवासी मजदूर फंस गए हैं, जिसके चलते पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के कई जिलों से यमुनानगर बॉर्डर पर पहुंचे मजदूरों को पुलिस ने शेल्टर होम
भेज दिया है। और वहीं अब करीब 1 महीना बीत जाने के बाद प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक भेजने के लिए प्रशासन ने बसों का बंदोबस्त कर उन्हें रवाना कर दिया है, जिससे मजदूरों ने राहत की सांस ली है। लेकिन प्रशासन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पालना यहाँ पर नहीं की गई। बता दें कि बसों में बैठने के दौरान न तो कोई सर्कल बनाए गए और न ही लोगों को 1-1 मीटर की दूरी पर बैठाया गया। एक महीने से फंसे थे, अभी घर जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। 29 तारीख को आए, अभी बहुत अच्छा लग रहा है घर जा रहे हैं तो। रहने का माहौल भी अच्छा था, मतलब सब कुछ अच्छा था, रहने सहने का भी, खाने पीने का भी बहुत सब कुछ अच्छा था। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी वाली बात भी नहीं थी। तो भूख हड़ताल हाँ कर दी थी, मतलब घर जाने के लिए कि हमें घर जाना है, घर जाना है। बहुत मतलब खाने पीने मतलब खाने में मतलब जो होता है पूड़ी और छोले वगैरह, रोटी, मतलब सब कुछ है। तारीख से आए थे, क्या नाम की 24 तारीख हो गया। काफ़ी दिनों के बाद घर जाना हो रहा कि घर वालों से मिले जाके सबसे। अच्छा लगा। कितने दिनों से परेशान थे आप यहाँ पे? यहाँ पे तो सर बहुत दिनों तक परेशान थे, जीव से फंसे थे लॉकडाउन में जीवते। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच लाखों दुकानदारों और आम लोगों को बड़ी राहत दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने आज से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है और इसमें जरूरी और गैर जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देश का पालन करना होगा। वहीं हरियाणा के कैथल में दुकानदार नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। जिले में दुकानदारों ने काफी संख्या में दुकानें खोली और जिसके बाद पुलिस ने दुकानों के चालान भी काटे। इस दौरान पुलिस और दुकानदारों के बीच कहासुनी भी हो गई और कहासुनी के चलते दुकानदार काफी संख्या में सड़कों पर इकट्ठा हो गए। दुकानदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस उन्हें परमिशन मिलने के बाद भी दुकानें नहीं खोलने दे रही है, जिसके चलते दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर विरोध करने लगे। यहाँ व्यापार मंडल में जो काम हो रहे हैं, जो प्रशासन हमारे को ये लाइसेंस जारी कर रहा है, उसके लिए 2 दुकानदारों को लाइसेंस दे दिया, 98 व्यापारी घर बैठे। हम नंबर 1 इस चीज़ से परेशान हैं। दूसरा, जो छोटा व्यापारी है वो परमिशन लेने नहीं जानता, वो व्यापारी अपने बिल्कुल घर पड़ा, उसने परमिशन लेनी नहीं आती, ना वो प्रशासन के पास कभी गया। व्यापारियों का शोषण हो रहा है। जो पुलिस टीम आ रही है हमारी, पुलिस का प्रशासन का काम सराहनीय रहा। जो हमारी जान हिफाजत उन्होंने की है, वो उनके लिए हमारा प्रशासन बहुत ज़्यादा सराहन अभी क्या आप लोग हैं जी। अभी क्या दिक्कत है? अभी यह दिक्कत है, मतलब अभी ये दिक्कत ये कल का लेटर जो एग्रीकल्चर की आपका नाम बताना। सुशील कुमार मेरा नाम है जी। ये डीसी साहब का कल का लेटर है कैथल का। लेटर नंबर है 26942 27061 23/4/2020 का। इसके अंदर इन्होंने दिया शॉप ऑफ एजुकेशनल बुक स्टडीज, शॉप ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस। इन दुकानों को भी ये इन दुकानों को परमिशन दी है, पर इन दुकानों को भी ये खोलने नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं डीसी साहब से परमिशन अलग लेके आओ। अब ये बताओ सर, इसके लिए एक हम अनपढ़ आदमी है, हम कहाँ जाए डीसी साहब के पास? क्या डीसी साहब हमारे लिए बैठे हैं कि हम जाएंगे उनके लिए परमिशन देंगे? या तो ये लेटर निकाल लो या लेटर को यहाँ पे सबके लिए बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलान काटे जा रहे हैं, चलान काटे जा रहे हैं। अरे मतलब कौन सा भी आता है ना जी पुलिस वाले, वो ट्रैफिक पुलिस है या कोई भी है, ये लोग जो है ना जी बड़ी बदतमीजी से बात करते। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मेरे प्यारे देश के प्यारे देशवासियों, आज जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो बहुत विचलित हूं। मन में गहरी पीड़ा है। कोरोना की महामारी ने समूची दुनिया में हिला कर रख दिया है। हमारे प्यारे देश भारत में भी यह तेजी से फैल रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, स्पेन जैसे देशों में इसका कहर काबू से बाहर हो रहा है। दुनिया में संक्रमित लोगों की संख्या लाखों में हो गई है। इससे मरने वालों की संख्या भी 1 लाख के पार हो गई है। अभी तक इसका कोई भी असरदार उपचार सामने नहीं आया है। हालात को देखते हुए हमारी सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन का यह दूसरा चरण पूरे देश के लिए, देश में एक एक नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लॉकडाउन में
हमें कोरोना को काबू करना ही होगा। जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसमें लोगों की परेशानियां बढ़ेगी, हमें परेशानियों को सहना पड़ेगा, कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। जिंदगी बचाने के लिए इन कठिनाइयों को सहना ही एकमात्र उपाय है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन लागू नहीं करते तो हमारे यहाँ हालत बहुत ही बुरे होते। हम सबको ये समझना होगा कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, ये संपूर्ण मनुष्य जाति की लड़ाई है। अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें भी स्वयं को एक सिपाही मानना होगा। हम जहाँ भी जैसे हैं वहाँ अपनी भूमिका निभानी होगी। अगर हमें थोड़ी कठिनाई हो रही है तो ये कठिनाई हमें सहनी होगी। एक बड़ी विपदा को टालने के लिए छोटी कठिनाई को सहने में ही समझदारी है। ये बेहद कठिन दौर है, इंसान खतरे में है, इंसानियत खतरे में है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि कोरोना के खतरे को समझें। आपका चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मजहब हो, सबको इनके ऊपर उठने की ज़रूरत है। इस समय हम सबका मजहब इंसानियत ही होना चाहिए, इंसानों को बचाना होना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान घर में रहें। सरकार जो भी दिशा निर्देश जारी कर रही है उसका कड़ाई से पालन करें। डॉक्टर, नर्स, पुलिस प्रशासन के लोग आगे रहकर कोरोना से लड़ रहे हैं। ये हमारे जीवन बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। हम सारे देशवासी भावनात्मकता के साथ एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें और एक दूसरे को मददगार बनने की कोशिश करें। इसी में हम सबकी सुरक्षा है और इसी में हम सबकी भलाई है। जब हम कोरोना को हरा देंगे तो जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। सब मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देंगे और पहले से भी मजबूत भारत का निर्माण करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के 800 छात्रों को राजस्थान के कोटा से वापस हरियाणा लाया गया है। दरअसल ये सभी छात्र राजस्थान के कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और लॉकडाउन के चलते वहां पर फंस गए थे, जिन्हें हरियाणा सरकार के निर्देशों पर वापस लाया गया है। वापस लाए गए छात्रों में 14 अंबाला के छात्र हैं, जिन्हें अंबाला कैंट और अंबाला शहर में क्वारंटीन किया गया है। सभी छात्रों को हरियाणा रोडवेज की बसों के जरिए वापस लाया गया है। वहीं अंबाला के स्टेट ऑफिसर ने यह बताया है कि छात्रों को सरकार के आदेशों पर लाया गया है और 6 लड़कों को अंबाला कैंट तो 8 लड़कियों को अंबाला शहर की एक धर्मशाला में क्वारंटीन किया गया है। इन सभी का मेडिकल चेकअप भी करवा लिया गया है और अभी इनकी डिटेल मेडिकल इनका भी किया जाना है। ये हरियाणा सरकार की योजना के अनुसार जो बच्चे कोटा में पढ़ रहे थे उनको वापस अपने अपने शहरों में लाया गया है। तो इसी सिलसिले में अंबाला में 14 बच्चे लाए गए हैं, जिनको लड़कों को स्काउट सेंटर अंबाला कैंट में, 6 लड़के हैं उनको वहाँ रोका गया है और 8 लड़कियाँ उनको इस कंबोज धर्मशाला में रखा गया है। ये इनको अभी फैसिलिटी क्वारंटाइन। आप किस तरह से यहाँ कोटा में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ और बस में आई। ओके, तो वहाँ किस तरह की फैसिलिटी थी? आपको कोई डर था? किस तरह से आपको सरकार ने रेस्क्यू किया वहाँ? नहीं डर तो इतना ही था, बस ये था कि हाँ घर जाने का थोड़ा था कि मतलब बीच में कुछ ना हो जाए। बाकी सब तो ठीक से आए, मतलब ठीक से लेके आए, वो अच्छे से लेके आए। तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग से लाया गया तो कोई तरीके? हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेडिकल चेकअप भी किया गया आपको? परिवार से हाँ, वहाँ पे थर्मो स्कैन हुआ था, मतलब टेम्परेचर वगैरह देखा था, बाकी तो हाँ ठीक। परिवार से बात करवाई गई? हाँ।
हरियाणा ने एजुकेशन हब राजस्थान के कोटा में फंसे हुए छात्रों को वापस बुलाया है और अब इसी कड़ी में कोटा में फंसे हुए जींद के 44 छात्रों को भी रोडवेज की बस के जरिए जींद पहुंचाया गया है। पहुंचने वाले बच्चों में 29 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छात्रों के रहने के इंतजाम भी किए गए हैं, जिसके चलते लड़कों को जिले के इंडस ग्लोबल स्कूल में ठहराया गया है और लड़कियों को अग्रवाल धर्मशाला में ठहराया गया है। क्वारंटीन का समय पूरा होने के बाद ही छात्रों को उनके घर भेजा जाएगा। पंजाब के अमृतसर में कोरोना वायरस के चलते लंदन के नागरिक का भारत में फंसे हुए हैं और अब लंदन सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर अपने 269 नागरिकों के लिए खास उड़ान भेजी है, जिसके जरिए 269 नागरिक वापस जा पाएंगे। ये उड़ान 2:30 बजे अमृतसर के एयरपोर्ट से उड़ान भर चुकी है और इस मौके पर विदेश नागरिकों का कहना है कि उन्हें खुशी है कि उनकी सरकार ने खास तौर पर उनके लिए यह कदम उठाया है, जिसके जरिए भारत में फंसे हुए अपने नागरिक अपने वतन वापस जा पाएंगे। और वहीं उन्होंने ये भी कहा जाने से पहले कि वो भारत में घूमने के लिए आए थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते भारत में लॉकडाउन हो गया, जिसके बाद वो भारत में फंस गए, लेकिन अब उन्हें खुशी है कि वो अपने वतन वापस जा रहे हैं। ज्ञानपुर। कहाँ से हैं, कहाँ जा रहे हैं? यूके से आए और यूके वापस जा रहे हैं। कितने देर बाद जा रहे हैं? आए तो 3 हफ्ते के लिए थे, फिर लॉकडाउन होने करके 6 हफ्ते लग गए। केड़ी फ्लाइट और कितने बजे टाइम? उधरों जो आए नहीं, अब जो जाने इधरों ब्रिटिश ने सारा अरेंज किया। कितने लोग हो? 3 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ एंड मेरा बेटा। अब कितनी खुशी हो रही है जाने की? खुशी भैया घर जाने की तो सबको खुशी होती है। पंजाब के मानसा में किसानों ने प्रदर्शन किया। दरअसल गेहूं की खरीद में तेजी लाने, कर्फ्यू में गरीबों की मदद करने और प्राइवेट अस्पताल खुलवाने जैसी कई मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने गांव भैणी बाघा में घरों की छतों पर चढ़कर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना बीमारी के कारण हम छतों से प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो किसान सड़कों पर भी उतर सकते हैं। ਅਸੀਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਠਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते रोकने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, जिसको लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी प्रत्येक दिन एक नेगेटिव पॉलिटिक्स, एक नकारात्मक राजनीति करते हैं। उनके पास किसी भी विषय का समाधान नहीं है, मगर हर दिन राजनीति करके समस्या खड़ी करने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, जहां तक इकोनॉमिक पैकेज का सवाल है, मोदी सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिंता की है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो मजलूम हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे डिसेबल हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, सबके अकाउंट में पैसे पहुंचे हैं। 33 करोड़ जनता तक 32,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से पहुंचा दिए गए हैं और आज के तारीख में लगभग 40 करोड़ जनता तक मुफ्त राशन पहुंच गई है। करोड़ों लोगों तक मुफ्त में सिलेंडर पहुंच रही है। ये सब अच्छाइयां राहुल गांधी जी को दिख नहीं रही है। कहीं ना कहीं देश में अफरा तफरी का माहौल कैसे बने, इसके भरसक प्रयत्न में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। हम इसकी निंदा करते हैं और जिनके पास समाधान नहीं हो उनको कम से कम समस्या खड़ा नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार जारी है, जिसको लेकर के वरिष्ठ सीपीआई नेता हन्नान मोल्ला ने देश में बढ़ रहे आंकड़ों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। This is alarming. The attack and new cases and death all are growing. Instead of all the lockdown, it is growing. Because of that, we are always saying that we need many comprehensive
method to fight it. Only lockdown will not do. Lockdown as well as maximum testing, as well as treatment in the hospital, increasing the bed in the hospitals, and all this, and consciousness of the people, and helping the doctors and health workers to work more sincerely and more effectively without any hindrance. If we all can do properly, and if all central and state governments and people cooperate, only with that totality we can fight. Piecemeal battle cannot win. चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।